डियर स्टूडेंट, तो आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ण विचार। इस पाठ में हम वर्ण एवं वर्तनी व्यवस्था पढ़ने वाले हैं। तो यानी कि वर्णों की पूरी जानकारी हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले आता है वर्ण। वर्ण किसे कहोगे? क्योंकि वर्ण विचार हमारे पाठ का नाम ही क्या है, वर्ण विचार। तो देखिए, वर्ण वर्ण किसे कहा जाता है कि भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। अब भाषा की छोटी से छोटी इकाई मतलब इस परिभाषा का अर्थ क्या है? वर्ण की परिभाषा क्या है? वर्ण वर्ण की परिभाषा क्या है? भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। अब भाषा की छोटी से छोटी इकाई यानी अब देखिए, राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है। अब इसके अंदर यह क्या है? वाक्य हो गया। ये वाक्य में आए हुए सभी शब्द हैं, इन शब्द को पद कहा जाता है। अब यह इसमें का ये जो अगर राम हम लेंगे तो राम शब्द में से हमने राम निकाला और राम के हम और उसके खंड या विभाग कर सकते हैं, जैसे कि र में आ पढ़ते समय हमें समझ में आता है रा आ, ठीक है, यह हो गया रा। और फिर म में क्या है? अ है। तो यह हो गया राम। राम का वर्ण विच्छेद, राम के और इस शब्द के और भाग हो गए। अब इसके आगे हम इसके और खंड या फिर और टुकड़े नहीं कर सकते, तो यह क्या हो गए? इन सभी को हम वर्ण कहेंगे, ठीक है। यह सभी हो गए वर्ण। भाषा की छोटी से छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है, ठीक है। उसके बाद आती है वर्णमाला। इसे हम वर्ण, यह सभी हमारे वर्ण हो गए। उसके बाद है वर्णमाला। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला यानी वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। अब माला आपको पता है, हम फूल एक धागे में पिरोते हैं तो एक माला बन जाती है। उसी तरह वर्ण हमें एक क्रम में लगाकर क्या करना है? वर्णमाला बनानी है। वर्णों को सही क्रम में लगाकर क्या की जाती है? वर्णमाला बनाई जाती है। तो कुल वर्ण 52 है, ठीक है, हिंदी में। अब देखिए वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला, ठीक है। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णों को दो भाग, वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्णों को दो इसमें विभाजित किया गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन, ठीक है, स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? पहला आता है स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। स्वर कितने हैं? 11 होते हैं। अब स्वर की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बोली जाती है या फिर मुख से बाहर आती है तो उसे स्वर कहा जाता है। स्वर का उच्चारण करते समय किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे भी स्वर कहा जाता है। यह क्या होगी? स्वर की परिभाषाएं होगी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है या फिर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें अन्य किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वह क्या होते हैं? स्वर होते हैं, ठीक है। और व्यंजन, तो व्यंजन की क्या परिभाषा होगी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। तो पहले हम स्वर की पूरी जानकारी पढ़ेंगे। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। स्वर के 3 भाग बताए गए हैं। स्वर के भेद कितने हैं? वैसे तो 2 होते हैं,
ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, पहला है ह्रस्व स्वर। और दूसरा है दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर में 4 स्वर आते हैं। अ, ई, उ, रू। ठीक है, अ, ई, उ, रू। यह क्या हो गए ह्रस्व स्वर। कितने स्वर है ह्रस्व स्वर, कितने होते हैं 4। अ, ई, उ, रू। अब ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे कि ह्रस्व स्वर की परिभाषा है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है। अ, ई, उ, रू। यह क्या हो गया, इन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय एक ही मात्रा लगती है, वह क्या होता है, एक ही मात्रा लगती है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वर में आते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, यह क्या हो गई, यहाँ दीर्घ स्वर हो गए। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने हैं, 7 बताए गए हैं। ठीक है, 7 क्या है, दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर की परिभाषा हम कह सकते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 2 मात्रा लगती है, या फिर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 2 मात्रा लगती है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यह क्या है, दीर्घ स्वर है। ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। उसके बाद आता है एक और है प्लुत स्वर। अब इसकी परिभाषा क्या कहेंगे हम, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि प्लुत स्वरों का उच्चारण करते समय 3 मात्रा लगती है। यह बहुत कम उपयोग में आता है। जैसे कि हम ओम में क्या है, प्लुत स्वर का चिन्ह इस तरह से होता है। ठीक है, अब ओम बोलते समय प्लुत स्वर का उपयोग किया जाता है। या फिर जैसे सावधान ऐसे बोलोगे तो भी प्लुत स्वर उसमें उपयोग में लाया जाता है। तो यह हो गया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का उच्चारण करते समय 3 मात्रा लगती है। ठीक है, अब जैसे कि हम ओम लिखते समय ऐसा लिखते हैं, ओम, है ना। तो यह क्या हो गया, प्लुत स्वर हो गया। इस तरह से स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा लगती है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा लगती है और प्लुत स्वर का उच्चारण करते समय 3 मात्रा लगती है। यह हो गया स्वर और स्वर के भेद। इसे हम स्वर के भेद कह सकते हैं। स्वर के कितने भेद हैं, 3 भेद है। ठीक है, और स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, अब देखिए स्वरों की मात्राएं। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्वर की मात्राएं। ठीक है, अब स्वर की मात्राएं पढ़ना है हमें। स्वर, हमने वर्णों के दो भेद में स्वर और व्यंजन, इसमें हम स्वर की जानकारी पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर की मात्राएं। स्वर की मात्राएं किसे कहा जाता है।
मात्राएं। अब देखिए स्वरों की मात्राएं। अब इसमें स्वर और उसकी मात्रा और व्यंजन के साथ किस तरह से लिखे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए स्वर, स्वर आपको पता है आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, यह क्या हो गए, स्वर हो गए। अब इन स्वरों की मात्रा है। अब एक ध्यान रखना है, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए जब हम वर्णमाला लिखते हैं तो हमें वह जो वर्ण होते हैं हम इस तरह से लिखते हैं क, तो उसमें क्या होता है जैसे इस क में है, स्वर हमने इसमें लिखा है पर इसकी कोई मात्रा आई है क्या, नहीं, तो स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए हम उसे क लिखते हैं। और ग अगर स्वर के बगल लिखना है हमें स्वर के, तो उसे इस तरह से लिखा जाता है। इस चिन्ह को कहते हैं हलंत लगाकर लिखना। यह क्या हो गया, हलंत का चिन्ह होता है, इसे हलंत का चिन्ह कहते हैं। और यह आधा क भी इसे कहा जाता है, और इसमें जब हम अ लिखेंगे तब यह पूरा क बनता है और हम इसे क लिखते हैं। ठीक है, अगर वर्णमाला के पूरे वर्ण अगर आप स्वर के बगल लिखोगे स्वर अ के, तो ऐसे लिखना पड़ेगा क ख, यह क्या है, आधा क आधा ग, इस तरह से। इसमें हम अ स्वर मिलाकर ही वर्णमाला पूरी तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद देखिए क और आ की मात्रा इस तरह से होती है, खड़ी लाइन। तो क में अगर आ की मात्रा मिलाएंगे तो का, ऐसा इसकी मात्रा चिन्ह यहाँ पर क पर लग जाएगा। ए की मात्रा ये हो गया की, बड़ी ई की मात्रा, ठीक है, इस तरह से। ऊ की मात्रा, हम क में ऊ की मात्रा मिलाएंगे तो कु। ठीक है, अब क में बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से कु। एक ध्यान में रखना है, र को ऊ की मात्रा लगाते समय नीचे हम रू की मात्रा नहीं लगाएंगे। र को हम छोटे रू की मात्रा इस तरह से करेंगे। ठीक है, यह हो गया रू और रू की मात्रा। रू की मात्रा लगाते समय नीचे ऊ की मात्रा नहीं लगाई जाती है, बाकी सभी वर्णों में रू की मात्रा नीचे हम लगा देते हैं। ठीक है, अब यह हो गया ऊ। अब रू की मात्रा ऐसी होती है। क में अगर रू की मात्रा मिलाए, क में रू अगर हमने मिलाया तो इस तरह से हमें क्रू लिखना पड़ता है, क्रू। ए की मात्रा एक मात्रा होती है। ठीक है, के। और ऐ की मात्रा ऐसी होती है, कई। इसे हम इस तरह से लिखते हैं, कई। को में एक काना और एक मात्रा देकर इस तरह से को। क में अगर ओ मिलाया तो हम ऐसा लिखेंगे को। पढ़ते समय भी हमें समझ में आता है, को जब हम पढ़ रहे हैं तब क और ओ का उच्चारण हम कर रहे हैं। कऊ में इस तरह से। यह मात्रा आपको लग रहा होगा कि यह बस एक मात्रा है, बहुत इजी समझ में तो आ गया, पर इसी के ऊपर वर्ण विच्छेद भी पूरी तरह से हमारा डिपेंड होता है। पूरी तरह वर्ण विच्छेद इसी के ऊपर होता है। ठीक है, तो यह ध्यान में रखना आपको बहुत जरूरी है। इसी का अगर जैसे हमने छोटी से छोटी इकाई में भी वर्णों की भेद की तो वह भी इसी के ऊपर थे। इस तरह से वर्ण विच्छेद भी यह एक महत्वपूर्ण भाग इसी के ऊपर होता है, तो यह अच्छे से ध्यान रखना है। वह भी आगे हम देखेंगे कि वर्ण विच्छेद किस तरह से होता है। इस तरह से स्वर हो गया,
हमने क्या देखा, स्वर, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के भेद देखे, 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, और स्वरों की मात्राएं, स्वर और उनकी मात्राएं, इस तरह से स्वर और उनकी मात्राएं लगाकर लिखा जाता है। ठीक है, अब यह देखिए स्वरों की मात्रा हमने देखी है। तो स्वर हमने देखे अ, आ, ई, उ, रु, ए, ऐ, ओ, औ। तो अब अम और अहा क्या है, अम, अहा, तो यह क्या है, यह अयोगवह है। ठीक है, इन्हें अयोगवह कहा जाता है, अम, अहा को, क्योंकि यह स्वर भी नहीं है तो व्यंजन भी नहीं है। ठीक है, इन्हें अयोगवह कहा जाता है। अब इसे स्वर भी नहीं कहा जाता और व्यंजन भी नहीं कहते। ठीक है, अब देखिए यह क्या है, अनुस्वार है, अम को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार, इसका चिन्ह इस तरह से होता है, एक डॉट ऊपर, व्यंजन के ऊपर एक डॉट दिया जाता है। ठीक है, यह हो गया अनुस्वार। अब अनुस्वार किस तरह से लिखे जाते हैं, जैसे कि आप देखिए क वर्ग, क, ख, ग, घ, अड़, स वर्ग, च, छ, ज, झ, इय, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, त वर्ग, त, थ, द, ध, न, और प वर्ग, प, फ, ब, भ और म। अब देखिए ये क्या है, क, च, ट, त, प, यह 5 वर्ग है। ठीक है, क, च, ट, त, प। अब अनुस्वार, यह जो अनुस्वार हम देते हैं तो यह अनुस्वार होता है इन पंचम वर्ण का। ये जो आखिरी के 5 वर्ण होते हैं, 5 व्यंजन होते हैं, उनका ही अनुस्वार लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हम लिखेंगे कंचा, तो यह किस वर्ग का अनुस्वार आया है, यह अगर हमें किसी ने पूछा, अनुस्वार तो इस तरह से होता है। ठीक है, अब कंचा, तो ये च वर्ग का है, क्योंकि इसके आगे क्या अक्षर हमें देखना है, कौन से इसमें है, तो च, तो यह कौन सा है, अड़ का। ठीक है, इसका चिन्ह यहाँ पर आया है कंचा। इस तरह से और कोई उदाहरण, जैसे कि कंगन, तो यहाँ पे इसके अनुस्वार, जहां पर भी अनुस्वार होता है उसके आगे का व्यंजन हमें देखना है। यह हो गया ग, तो यह कौन से वर्ग का है, क, ख, ग, इसका है। तो यह यही पंचम वर्ण का उच्चारण यहाँ पर किया गया है, यह अनुस्वार इसका है, तो यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह एक अधिक जानकारी हो गई। अनुस्वार की परिभाषा क्या कह सकते हैं हम, कि अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु पूरी तरह नाक से बाहर आती है तो उसे अनुस्वार कहा जाता है। तो यह हो गया अनुस्वार का चिन्ह। ठीक है, जैसे कि कंगन हो गया, कंचा, पंखा भी इसी में आएगा, इसी वर्ण का आएगा। चंचल अगर हम ले तो आगे का व्यंजन देखना है। ठीक है, इस तरह से यह क्या है, च वर्ग का है, तो यह
य का यहाँ है, ठीक है, त्र का इसके अंदर स्वर अनुस्वार आया है। इस तरह से हमें अनुस्वार पहचान सकते हैं हम कि कौन सा पंचम वर्ण यहाँ पर लिया गया है अनुस्वार के रूप में। तो यह हो गया अनुस्वार, ठीक है। अब उसके बाद है और एक अनुनासिक का प्रयोग हम करते हैं, जिसका चिन्ह इस तरह से होता है, अनुनासिक, है ना, यहाँ इस तरह से चिन्ह हम लगाते हैं, तो इसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर आती है, ठीक है, तो वहां अनुस्वार का हो गया, अनुनासिक का उपयोग वहां पर हम करते हैं, जैसे कि आंख या फिर आंगन, इस तरह से। यह है अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक। तो यहाँ पर हमारे स्वर पूरे होते हैं, यह हो गया स्वर। इसके बाद हम देखेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन वह वर्ण होते हैं जिसका उच्चारण विविध अवयवों के घर्षण के साथ होता है, ठीक है, वह हो गए व्यंजन। और भी हम व्यंजन कह सकते हैं कि व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें क्या है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो यह हो गया व्यंजन। अब व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली जो वायु होती है वह अवयव अलग अलग मुख के अवयवों को घर्षण करते हुए होती है, जैसे कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। इन अवयवों को वो क्या करते हैं, घर्षण होता है उनका, और बाद में उनका उच्चारण होता है। कंठ से, कंठ तालव्य यानी तालु से, मूर्धन्य यानी दांत और तालु के बीच से उसका उच्चारण होता है। दंत्य यानी आपको पता है दांत से, और ओष्ठ्य यानी ओठ, जैसे कि ओ बोलो, प वर्ण का उच्चारण क्या है, ओष्ठ से हो रहा है। वायु कहाँ घर्षित हो रही है, कहाँ अड़ रही है, ओठों पे अड़ रही है, तो यह क्या हो गया, व्यंजन का उच्चारण स्थान हो गया वह, ठीक है। अब देखिए व्यंजन के भेद। व्यंजन के मुख्य 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। इस तरह से इन 3 व्यंजनों के हिसाब, 3 भागों के हिसाब से देखा जाए तो व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। अब स्पर्श व्यंजन में आते हैं यह क, च, ट, त, प, यह पूरे जो 5 वर्ग के जो वर्ण है यह पूरे स्पर्श व्यंजन में आते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन गट में आते हैं क, च, ट, त, प। यह वर्ग क्यों बताया, इसे वर्ग क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें इसके पूरे वर्ण समाविष्ट है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अड़, यह पूरे 5 वर्ण क वर्ग में आ गए। तो यह जो इतने जो पूरे व्यंजन है यह क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन गट में आते हैं, ठीक है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद अंत्यस्थ में आते हैं य, र, ल, व। ये जो व्यंजन है यह है अंत्यस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों को अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म में आता है श, स, ह, ठीक है, यह हो गए ऊष्म व्यंजन। अब उष्ण बोलते समय उष्णता बाहर आती है, जैसे श, स, ह, तो यह क्या हो गए, यह 4 ऊष्म व्यंजन हो गए। अंत्यस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, श, स, ह। अब दूसरा है अन्य व्यंजन। हिंदी भाषा में और 2 अन्य व्यंजन भी समाविष्ट किए गए हैं, जैसे ये ड, ढ तो है, पर उच्चारण के हिसाब से ड और ढ को क्या है, हिंदी में सम्मिलित किया गया है, तो इन्हें अन्य व्यंजन कहा जाता है। एंड जो अन्य व्यंजन 2 है, ठीक है। और उसके बाद में आगत व्यंजन ज और फ, ठीक है, यह आगत व्यंजन का भी समावेश हमने हिंदी में किया है, तो ये भी क्या है, आगत व्यंजन 2 होते हैं। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 होते हैं। पहला है क्ष,
बाद आता है ज्ञ और श। यह क्या हो गए? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन यानी 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलकर जो व्यंजन बनता है वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे कि इसमें क्ष में क्या है? क और श। इसको हम आदर्श और अ भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर इसमें अ की मात्रा आ गई। यह क्या हो गया? यहाँ संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मेल से बना है, क्ष, त और र। त्र। ज्ञ में आता है ज और न, ठीक है, और क्ष में है श, और र, श। इस तरह से यह हो गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। पर वहां देखिए, और इसी में होता है एक द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं? कि एक ही तरह के व्यंजन अगर सम्मिलित हो तो उसे द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि देखिए कच्चा, यह क्या हो गया? इसमें च का ही 2 बार उपयोग किया गया है, तो यह कौन सा व्यंजन हो गया? इसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। और अलग अलग व्यंजन होते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। द्वितीय तो जितनी बार 2 व्यंजन एक साथ समान लेकिन हाँ 2 समान व्यंजन अगर एक साथ लिखे जाए तो उसे द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। इस तरह से आज हमने स्वर और व्यंजन यहाँ